तो एवरीवन, इस वीडियो में यूपी स्पेशल के जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं या स्कीम हैं या अगर यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं तो उनको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। ध्यान रखिएगा, इसमें से जितनी भी चीजें मैंने इंक्लूड की हुई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना तो आपको कम से कम आना ही चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था पॉपुलेशन के ऊपर। यूपी का जो पॉपुलेशन वाला बिल था, बाद में वो एक्ट बन गया था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट या पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है, स्पेशली कोरोना के बाद से, तो इसलिए इनको आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले है यूपी की स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है इसमें। दूसरी चीज ये है कि 10 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष को बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, यानी कि 10 करोड़ रुपए से यूपी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। तो आपको इसमें ये 2 फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद बात आती है पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम की। ये कब से कब तक के लिए है? ये 2022-23 से 2026-27 तक के लिए, यानी कि टोटल 5 सालों के लिए है। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को, यानी कि जो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर की थ्रू सिंचाई होती है, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद बात आती है यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग के लिए, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए पॉलिसी है 2023 की। ये भी कितने सालों के लिए? ये भी 5 सालों के लिए है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कृषि उपज है, यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसके प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग में बढ़ोतरी और जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए ये यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, यानी कि यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 लाई गई है। तो इसमें आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। बेसिकली जो भी चीजें, जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं, जितना भी उत्पादन हो रहा है, तो उसको बढ़ाया जा सके, जो उनकी प्रोसेसिंग बेटर वे में की जा सके। अब जब ज्यादा बेटर वे में उनकी प्रोसेसिंग होगी तो आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो इसलिए आपका नुकसान नहीं होगा। तो यही इसमें कुछ बेसिक प्रोविजन है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक खास चीज ये है कि इसमें 35% का पूंजीगत अनुदान है, जो कि 5 करोड़ तक जा सकता है। इसके अलावा जो एक चौथा प्रोग्राम है वो क्या है? वो ये है कि यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम, इनकी मिलेट्स के पुनरुद्धार के लिए कार्यक्रम है यूपी का। ये भी 5 सालों के लिए है। इसमें जो एस्टिमेटेड खर्च है, यानी कि जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, वो 186 करोड़ रुपए के आसपास है। मिलेट्स में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कोदो हो गया, या सावा की खेती हो गई, और उसको फिर प्रोसेस भी करना, यानी कि प्रसंस्करण भी करना इन्हीं सब चीजों का, मिलेट्स का। तो इसलिए यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम इसका नाम भी रखा गया है। देन बात आती है यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 की। ये भी 5 सालों के लिए है। ये किस लिए है? क्या इसका मेन जो काम रहेगा, कॉज रहेगा, वो किस चीज के लिए है? क्या है वो? है कि सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है उसको बहुत बढ़िया करना, एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा नेटवर्क को। और जो लॉजिस्टिक्स वगैरह है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स वगैरह में क्या है ना कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क है पूरा, उसको एस्टेब्लिश किया जाए, और लॉजिस्टिक्स में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। तो यही है यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022, 5 सालों के लिए। देन बात आती है यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा तो जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर में जब आपने देखा था भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन रात में पीएम मोदी जी ने जो सोलर पैनल वगैरह हैं, जो सोलर रूफटॉप संयंत्र जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनके लिए बात की थी। 1 करोड़ आई थिंक उसका नंबर था, तो कि वो लगाए जाएंगे। तो सो इससे आपको ये पता चलता है कि इस समय सोलर एनर्जी के ऊपर, सोलर जितने भी इस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। लगातार क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात की जा रही है, हाइड्रोजन के बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यूपी की सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 5 सालों के लिए है। अगले 5 सालों में सौर परियोजनाओं से, यानी कि जितने भी सौर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, 22 गीगावाट बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो नंबर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 22 गीगावाट। देन ग्रिड संयोजित सिस्टम के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 15,000 पर किलोवाट रुपए का अनुदान भी दिया गया है, यानी कि ग्रांट दिया गया है 15,000 रुपए पर किलोवाट। किस चीज के लिए? ग्रिड संयोजित सिस्टम के लिए। तो ये आपको याद रखना है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है, तो सोलर एनर्जी के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन बात आती है यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022 की। 5 सालों के लिए है ये भी। इसमें जितने भी पर्यटन गंतव्य हैं उनका विकास किया जाए, उनका डेवलपमेंट किया जाए। अब पर्यटन के जो गंतव्य उनमें आपके कौन कौन से स्पॉट्स आ जाएंगे? काशी हो गया, अयोध्या हो गया। अयोध्या से बड़ा क्या ही हो सकता है? इस समय वहां पर एयरपोर्ट भी बन चुका है। उसके अलावा जो भी घाट वगैरह हैं उनको अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा चाहे आपका आगरा हो, ताजमहल की बात हो, या कन्नौज की बात हो, या जितने भी आपके मेन हैं, जो भी आप देखते हो, जहां से भी एक इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई है और कुछ ना कुछ देखने की चीजें हैं। जैसे पहले एक वो सफारी हुआ करता था, सफारी जो पार्क है इटावा वाला, सैफई वाला। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की, यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के प्रमोशन के लिए यूपी के अंदर ये पॉलिसी है। इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि जो एक्सप्रेसवे हैं और जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, इनके किनारे लैंड बैंक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास किया जाए, डेवलप किया जाए उनको। और भूमि के क्रय, यानी कि भूमि की खरीद पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड में अगर आप बात करोगे, यानी कि जो आपका ईस्टर्न यूपी है और जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, उसमें 100% की। और अगर आप मध्यांचल और पश्चिमांचल की बात करोगे, मध्यांचल में तो ये आपका सेंटर वाला पार्ट आ जाएगा, पूरे से लखनऊ है तो लखनऊ भी मध्यांचल में आता है। लेकिन पश्चिमांचल की बात करोगे तो पश्चिमांचल में आपका अलीगढ़ हो गया, इटावा हो गया, ये सब आपके पश्चिमांचल में आते हैं। तो वहां पर जो स्टैंप शुल्क में जो छूट मिलती है वो 75% की मिलती है मध्यांचल और पश्चिमांचल में। लेकिन अगर आप ईस्टर्न यूपी यानी कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड की बात करोगे तो यहां पर भूमि की खरीद पर 100% की एक तो आपको छूट मिल रही है स्टैंप शुल्क में, और बाकी जो भी एक्सप्रेसवे और फ्रेट कॉरिडोर है
इनके किनारे आपको लैंड बैंक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास करना है। तो ये बेसिक चीज है औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के लिए, ये प्रोविजन आपको याद रखने हैं। देन बात आती है यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022, यानी कि डेयरी के डेवलपमेंट और मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी है 2022 की, ये भी 5 सालों के लिए है। अगले 5 सालों में ये लक्ष्य है कि 5,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाए। इसके अलावा जो पशु आहार निर्माणशालाएं हैं उन पर भी छूट दी जाए, तो उन पर भी आपको छूट मिलेगी। पशु आहार निर्माणशाला यानी कि पशुओं का जो भी आहार होता है, जैसे पहले एक ऐड आता था, एडवर्टीजमेंट आता था कपिला पशु आहार, तो जो भी जानवरों के लिए, पशुओं के लिए जो भी चारा वगैरह होता है तो वो हाई क्वालिटी का हो, सो दैट जो फिर प्रोडक्शन हो रहा है मिल्क का और उसके बाद फर्दर बाकी प्रोडक्ट्स का, वो भी काफी क्वालिटी अच्छी रहे। तो इसलिए पशु का आहार भी बहुत मैटर करता है। तो उसके लिए जो भी निर्माणशालाएं बनेंगी जहां पर वो सारी चीजें तैयार होंगी, तो उन पर भी छूट देने का प्रावधान इसमें है। देन बात आ जाती है यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 की। आपने देखा होगा कि अब जो डिफरेंट सरकारें हैं वो लक्ष्य है उनका, केंद्र सरकार का तो लक्ष्य है ही, और स्टेट गवर्नमेंट का भी अब लक्ष्य ये होता जा रहा है कि अपने सरकारी कामकाज में यानी कि डिपार्टमेंट्स में जो भी व्हीकल वगैरह यूज होते हैं सरकारी कामों के लिए, सरकारी व्हीकल यूज होते हैं, तो उनमें फिर ये प्रावधान किया जा रहा है कि एक सर्टेन ईयर तक ज्यादातर जो चीजें हैं, ज्यादातर जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल यूज हो रहे हैं, जो वाहन यूज हो रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज हो। तो ये एक क्लीन एनर्जी की तरफ जाने का एक प्रयास है। तो इसी में यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की अगर आप बात करोगे 5 सालों के लिए है। पहले 3 सालों के दौरान ईवी पर यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 100% रोड टैक्स की छूट है, और 2 व्हीलर्स की अगर आप बात करोगे तो 5,000 रुपए तक की छूट है, और 3 व्हीलर्स पर अगर आप बात करोगे तो ये छूट 12,000 तक पहुंच जाती है, और अगर आप 4 व्हीलर्स की बात करोगे तो 1 लाख तक की छूट है, यानी कि 15% तक की छूट आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूपी की वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 क्या कहती है, ये भी 5 साल के लिए है, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसमें राज्य को यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है, यूपी स्टेट है, इसको परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यानी कि इतना ये हब हो, कपड़ों को डेवलप करने के मामले में, टेक्सटाइल के मामले में हब बन जाए यूपी, तो इस तरह से इसको डेवलप करना है। इसके अलावा मशीनरी की खरीद पर 25% की सब्सिडी, जो कि 100 करोड़ रुपए तक जा सकती है, यानी कि आप मशीनरी वगैरह अगर लगा रहे हो, मशीनें अपनी फैक्ट्री डेवलप कर रहे हो, तो उसमें 25% तक की सब्सिडी मशीनों की खरीद पर मिल जाती है आपको, 100 करोड़ रुपए तक की मैक्सिमम हो सकती है। इसके बाद बात आती है यूपी की स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 की, ये भी 5 सालों के लिए है। अगेन इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन पर 75 लाख पर टन की दर से की रेट से सब्सिडी मिल रही है, जो कि 20 करोड़ तक हो सकती है। बात आपको ध्यान रखना है। किस चीज के प्रोडक्शन पर? कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन पर 75 लाख पर टन, यानी कि 1 टन 75 लाख के बराबर। तो आपको ध्यान रखना है 75 लाख पर टन की रेट से की दर से सब्सिडी मिल सकती है, जो कि 20 करोड़ तक हो सकती है। यूपी एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2022, ये क्या कहती है? यूपी की जो एमएसएमई की प्रोत्साहन नीति है यानी कि प्रमोशन पॉलिसी है, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान यह है कि अगर आप नया एमएसएमई स्थापित करते हो, उसकी स्थापना करते हो, तो 10% से लेकर 25% तक की सब्सिडी यू विल गेट। यानी कि यूपी की एमएसएमई की प्रोत्साहन नीति यानी कि प्रमोशन पॉलिसी 2022 ये कहती है कि नए एमएसएमई की स्थापना पर 10% से लेकर 25% तक की सब्सिडी आपको दी जाएगी। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर ध्यान रखना है आपको, यूपी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट 2022। यूपी की 1 डिस्ट्रिक्ट वाली जो आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, ओडीओपी, वो तो आपने पहले से पढ़ रखा है, कई बार एग्जाम में आया भी है, यूपी के डिफरेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बट यूपी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट ये अभी तक नहीं पूछा गया है, एंड इट कैन बी आस्क्ड, ये आपको याद रखना है। अगर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल हाथरस और बहराइच का है। कबड्डी की बात की जाए तो कन्नौज और श्रावस्ती का कबड्डी है। तैराकी की बात की जाए तो पीलीभीत, तो पीलीभीत में आपको याद रखना है कि पीलीभीत में तैराक बहुत है। शूटिंग की बात की जाए बांदा, इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि वो जो अतीक अहमद था और उसका जो भाई था ना, तो उसको जो 3 शूटर्स ने जो मर्डर किया था, अतीक अहमद का और उसके भाई का, तो उसमें से जो 3 शूटर थे ना, उसमें से एक शूटर बांदा का था। तो आप ऐसे रिलेट करने के लिए याद कर सकते हो कि बांदा में शूटर होते हैं काफी, तो वहां का वो बंदा था। तो इस तरह से कुछ आप रिलेट करके याद कर सकते हो, भूलोगे नहीं। तो शूटिंग बांदा, तैराकी यानी कि स्विमिंग पीलीभीत, कबड्डी कन्नौज और श्रावस्ती, फुटबॉल की बात की जाए तो हाथरस और बहराइच। देन अगेन आप बात करते हो लॉन टेनिस के बारे में, तो लॉन टेनिस हो जाएगा प्रयागराज में लॉन टेनिस काफी खेला जाता है, इस तरह से याद कर सकते हो। सोनभद्र और ललितपुर में तीरंदाजी के लिए काफी पॉपुलर है। बॉक्सिंग की अगर आप बात करोगे तो कुशीनगर और बुलंदशहर बॉक्सिंग के लिए हो गए। अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर में बैडमिंटन बहुत खेला जाता है, ये आपको याद रखना है। अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर बैडमिंटन बहुत खेला जाता है, ये आपको याद रखना है। टेबल टेनिस की आप बात करोगे तो आगरा और कानपुर में टेबल टेनिस बहुत पॉपुलर है। आगरा और कानपुर में टेबल टेनिस हो गया। वेट लिफ्टिंग की अगर आप बात करोगे तो मिर्जापुर और जौनपुर में वेट लिफ्टिंग। इसके बाद बात आती है यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, ये कितने सालों के लिए है? 5 सालों के लिए है। इसमें क्या है? इसमें यह प्रावधान है कि स्टेट में बीहड़ बंजर जल भराव वाले जो क्षेत्र हैं उनका सुधार किया जाए और उनको ठीक किया जाए। तो ये है यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, 5 सालों के लिए। इसके बाद में आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स यूपी के ध्यान रखने हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? अरुण भंसाली। अयोध्या अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम क्या रख दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रख दिया गया है। कुष्ठ रोग खोजी अभियान कब से कब तक चला? 21 दिसंबर से 4 जनवरी 2024 तक चला, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। कुष्ठ रोग खोजी अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 श्रमिकों को इजराइल भेजेगी। नीति आयोग की कृषि विपणन यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सुधार कार्यान्वयन रैंकिंग में यूपी का जो स्थान है वो कितना है? यूपी का जो स्पॉट है वो 2nd है, यानी कि नीति आयोग की जो कृषि विपणन सुधार कार्यान्वयन रैंकिंग है उसमें यूपी का स्थान 2रा है। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में सावरकर थाने खोले जाएंगे। कितने जिलों में? 57 जिलों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्वीन लेक क्रूज गोरखपुर के रामगढ़ ताल में उद्घाटन इसका किया गया है। कौन सा लेक है, क्रूज है ये है क्वीन लेक क्रूज। कहां पर किया गया है? गोरखपुर के रामगढ़ ताल में इस क्रूज का उद्घाटन किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी दूसरे स्थान पर है। किस चीज में? नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग में। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना कहां पर इसका शुभारंभ हुआ है? फतेहपुर में शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ हुआ है। वाराणसी में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी कहां पर लगाया जा रहा है? वाराणसी में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी रविदास घाट पर लगाया जा रहा है। पहला कहां लगाया गया था? नमो घाट पर लगाया गया था। राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सेफ सिटी परियोजना लागू की गई है, बनाई गई। देखिए, स्टेट में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सेफ सिटी परियोजना है। 1600 मेगावाट की अनपरा ई तापीय परियोजना को कहां पर मंजूरी दी गई है? सोनभद्र जिले में। यूपी के सोनभद्र जिले में 1600 मेगावाट की अनपरा ई तापीय परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन आयोजन लखनऊ में हुआ है, यानी कि प्रदेश की राजधानी में। हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में वाराणसी ने पहला स्थान यानी कि फर्स्ट स्पॉट प्राप्त किया है। इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में लगाया जाएगा, बनाया जाएगा। प्रदेश की सरकार ने यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। कितने करोड़ रुपए का? 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। यूपी के सीएम के द्वारा यानी कि योगी जी के द्वारा गंगा नदी की डॉल्फिन को यानी कि गंगा डॉल्फिन को स्टेट का जलीय जीव यानी कि एक्वाटिक एनिमल ऑफ स्टेट घोषित किया गया है। लखनऊ में 3 दिनों वाला श्री अन्न महोत्सव आयोजन हुआ है। यूपी की श्रम शक्ति में यानी कि लेबर पावर में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ गई है। कितनी है? 17.9% है। जेवर हवाई अड्डा यानी कि गौतम बुद्ध नगर वाला जेवर हवाई अड्डे के पास में एक अत्याधुनिक यानी कि अल्ट्रा मॉडर्न मेडिटेक पार्क डेवलप किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। निराला स्मृति सम्मान 2023 ये किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? कवि अरुण कमल को दिए जाने की घोषणा की गई है। वाराणसी में नेशनल टेंपल कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? वाराणसी में। क्या किया गया है? नेशनल टेंपल कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया गया है। कौन सी प्रोसेस ऑटोमेशन लैब है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया? गोरखपुर में किया गया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का ग्रेटर नोएडा में प्रेसिडेंट के द्वारा उद्घाटन किया गया। प्रेसिडेंट कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नोएडा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। इसे नोएडा की तर्ज पर डेवलप किए जाने की योजना है। जैसे ये वाला जो है ये ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। इसके पहले जो डेवलप किया गया था वो कैसे किया गया था? वो किया गया था नोएडा में। अब नोएडा की तर्ज पर नोएडा को एग्जाम्पल बना के ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा पहले चरण में पहले फेज में झांसी जिले के झांसी डिस्ट्रिक्ट के 33 राजस्व गांव के 35,000 एकड़ भूमि को शामिल कर टाउनशिप डेवलप किया जाएगा, आपको भूलना नहीं है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में 110 करोड़ रुपए के निवेश से यानी कि 110 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से तत्व प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री स्थापित की गई है। कहां पर की गई है? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के द्वारा 110 करोड़ रुपए के निवेश से तत्व प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री स्थापित की गई है। स्पेशल शैक्षिक जोन पहले चरण में नोएडा लखनऊ में विशेष जोन बनाने की योजना है। कहां पर? नोएडा और लखनऊ में विशेष जोन बनाने की योजना है स्पेशल शैक्षिक जोन के पहले चरण में। राज्य के स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे की पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक यानी कि मंडे टू फ्राइडे 5 से 5.5 घंटे और महीने के 2 शनिवार को यानी कि 2 सैटरडेज को 2 से 2.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी और 2 शनिवार को 2 सैटरडेज को छुट्टी रहा करेगी। हर घर पेयजल पहुंचाने में यूपी सबसे आगे है। जल जीवन मिशन के तहत टॉप 50 जिलों में यूपी के 26 जिले हैं और टॉप 10 जिलों में यूपी के 7 जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यूपी का जो बुलंदशहर है ना, ये नंबर 1 पर है। यूपी के सभी जिलों में ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। हाल ही में कन्नौज में ई ऑफिस प्रणाली पूरी तरह से लागू कर दी गई है। अक्टूबर 2019 से जून 2023 के बीच में एफडीआई फ्लो में स्टेट्स की रैंकिंग में यूपी का स्थान कौन सा है? यूपी का स्थान 11वां है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, इसमें क्या है? मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में 18 से 60 साल तक की आयु के उद्यमी इस योजना के लिए पहली चीज तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा यानी कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की मातृभूमि योजना क्या है? उत्तर प्रदेश की मातृभूमि योजना के अंतर्गत विदेश में बसे यूपी के निवासी अब अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों पूर्वजों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर आदि का निर्माण करवा सकते हैं। 60% जो खर्चा है वो व्यक्ति को वहन करना होगा, 60% खर्चा जो है वो व्यक्ति को लगाना होगा, लेकिन जो 40% है वो धन सरकार देगी, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई, आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या खास बात है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में यह खास बात है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है, परमिशन दे दी गई है। स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत स्तर पर कुल 18 फसलों, इसमें से 10 खरीफ की हो जाएंगी और 8 रबी की हो जाएंगी। इन 18 फसलों को बीमित किया जाएगा यानी कि इंश्योरेंस कवर इनका किया जाएगा। वर्ल्ड की नंबर 1 अंडर 7 शतरंज प्लेयर यानी कि चेस प्लेयर अनुप्रिया यादव जी बनी है, ये प्रयागराज नैनी की है। स्टेट का जो पहला PPP मोड पर ऑपरेट होने वाला संचालित होने वाला गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र है, ये बरेली में खोला जाएगा, बरेली में, ध्यान रखना है आपको। स्टेट का पहला अत्याधुनिक यानी कि अल्ट्रा मॉडर्न नागरिक सुविधा केंद्र
कानपुर में बनाया गया है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की है। किसने की है? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की है। स्टेट में चारागाह की लैंड पर पशुओं को यानी कि एनिमल्स को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए नेपियर सी घास लगाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार की महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित माहौल देने के लिए 17 नगर निगम और 18 जिलों को सेफ सिटी बनाया जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? 109, जो कि 2019 में मात्र 36 थी। देश का पहला कैनाइन सेंटर बरेली में, यानी कि जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है IVRI, वहां पर होगा। देश का पहला कैनाइन सेंटर बरेली में, IVRI में। स्टेट की पहली रोड एम्बुलेंस सड़क के गड्ढों की मरम्मत करने के लिए मेरठ में पहली रोड एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। NCR की तर्ज पर लखनऊ के साथ साथ कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई को मिलाकर कुल 8 जिलों को शामिल करके SCR विकसित करने की योजना है। उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक सबरंग लखनऊ में ट्रांसजेंडर्स के लिए स्थापित किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के लिए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के लिए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज का नाम बदल करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट यानी कि इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना कौशांबी में होगी, आपको याद रखना है। मथुरा में मॉडर्न इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। कहां पर की जाएगी? मथुरा में की जाएगी। क्या किया जाएगा? मॉडर्न इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। अयोध्या की अगर बात करें तो यह प्रदेश की पहली सोलर सिटी विकसित होगी। राहुल चौधरी, गोवंश संवर्धन तथा डेयरी विकास के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर राहुल चौधरी जी को बनाया गया है। देखिए, याद रखिएगा कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्राम मानचित्र जारी किया गया है। एशियाई पुरस्कार सम्मेलन में श्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार किसको मिला है? पैरा तीरंदाज शीतल देवी जी को मिला है सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार। UAE के दुबई शहर में हुई COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान को मान्यता मिली है। किसको? बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान को मान्यता मिली है। कहां पर? UAE के दुबई शहर में हुई COP 28 में। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 क्या है? रिज। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है फ्रांस को हरा करके फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप। मेडागास्कर के नए प्रेसिडेंट या नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? एंड्री राजोएल्ना मेडागास्कर के नए प्रेसिडेंट बने हैं। भारत वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक यानी कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर कौन बनी है? कंचन देवी जी। भारत ने वेनेजुएला देश के साथ कच्चे तेल का आयात यानी कि इंपोर्ट करना पुनः शुरू किया है, फिर से शुरू किया है। RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंग्लैंड देश के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट समझौता किया है। किस देश के साथ किया है? इंग्लैंड के साथ किया है। किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने क्या किया है? बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट समझौता। भारतीय नौसेना में यानी कि इंडियन नेवी में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर यानी कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर प्रेरणा देवस्तरी हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए IMO के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है भारत, यानी कि इंडिया जो है वो अगेन इलेक्ट हुआ है, निर्वाचित हुआ है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की पहली कॉमर्शियल एयरलाइन बन गई है। कौन सी? वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन। ये 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली, यूज करने वाली दुनिया की पहली कॉमर्शियल एयरलाइन बन गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में दुनिया के 2 महंगे शहर कौन से हैं? सिंगापुर एंड ज्यूरिक। 5वें विश्व आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन कहां पर हुआ है? केरल में हुआ है। थीम क्या है? थीम इसकी है कि स्वास्थ्य में यानी कि हेल्थ में उभरती हुई चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। वायुसेना में यानी कि इंडियन एयरफोर्स में इंडिया की पहली महिला सहायक डीकैंप यानी कि ADC कौन बनी है? मनीषा पाठी। हाल ही में 115 मिलियन साल पुराना शार्क जीवाश्म मिला है। कहां पर मिला है? राजस्थान के जैसलमेर में। IMD के द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक, इंडिया की रैंक 49 है। आसियान इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम कहां पर हुआ है? मलेशिया में हुआ है। नासा का AWE मिशन यानी कि ऑ मिशन अंतरिक्ष के मौसम के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा। NCRB के अकॉर्डिंग भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता है। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इंडिया की 4 महिलाएं शामिल हैं। इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इनका स्थान 32 है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में मेगा पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर, और इसके अलावा लियोनल मेसी को टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर मिला है। और टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? मेगा पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट को। ये आपको याद रखने हैं। लियोनल मेसी को एथलीट और जो पॉप स्टार का अवार्ड है वो मिला है टेलर स्विफ्ट को। मंगल ग्रह पर यानी कि मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। मिस्र का रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिस्र सैट 2 चाइना ने लॉन्च किया है। सिप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की कुल 3 कंपनियां शामिल हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मजगांव डॉक्स। JT60SO जापान के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट है। नाम इसका आपको याद रखना है, JT60SO। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज यानी कि फ्रीडम शिप का आयोजन कहां पर कौन करेगा? अमेरिका करेगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज फ्रीडम शिप का आयोजन अमेरिका करेगा।
वाइस पुरस्कार सफीना हुसैन को स्कूली लड़कियों की छूटी हुई पढ़ाई को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए यानी कि मेन स्ट्रीम करने के लिए सफीना हुसैन को दिया गया है वाइस पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। फास्टर 2.0 पोर्टल अदालती आदेशों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए यानी कि अदालत में जो भी आदेश दिए जाते हैं उन पर तुरंत काम करने के लिए, उनकी तुरंत कार्रवाई करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के द्वारा लॉन्च किया गया है फास्टर 2.0 पोर्टल। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जिमी जॉर्ज पुरस्कार केरल के मुरली श्रीशंका को मिलेगा। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, यू विल सर्च एंड यू विल गेट माय चैनल। थैंक यू सो मच।